हेलो नमस्कार दोस्तों एवं साथियों, आप सभी का पीटीएफ परिवार में स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन है। तो अभी हम लोग जो देखने वाले हैं वो है हमारा संपूर्ण मॉडर्न इंडिया का एक सीरीज़ है जो रिवीजन क्लासेस कह सकते हैं आप इसको। अगर हम बात करें तो टारगेटेड आपको 69 बीपीएससी को लेकर के है, यानी कि कह सकते हैं कि संपूर्ण जो आपको आधुनिक भारत का इतिहास मिलेगा, इससे जितने भी फैक्ट हैं, जो महत्वपूर्ण फैक्ट है उसको इसमें सम्मिलित किया गया है। अगर बात करें हम लोग तो 69 बीपीएससी ही नहीं, बल्कि अगर 70 का एग्ज़ाम का आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आपके लिए महत्वपूर्ण योगदान ये साबित करेगा। अगर हम लोग बात करें तो बिहार में जितना भी प्रतियोगी परीक्षा है उसके लिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 69 बीपीएससी को लेकर के आप देखिएगा यहाँ से बहुत सारे प्रश्न हैं। अगर बात करें तो देखिएगा 90% से कहीं ज़्यादा प्रश्न आपको यहीं से पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको शुरुआत करते हैं। और इसका योगदान अगर आप देखते हैं झारखंड का, अगर आप एसएससी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उसके लिए भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अगर बात कर दिया जाए तो 69 बीपीएससी के साथ ही साथ उत्तर प्रदेश पीसीएस के लिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए हम लोगों ने यहाँ तक किया था, तो हमारा जो नेक्स्ट एपिसोड है, हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है यहाँ से शुरू होता है। ठीक है, तो आइए हम लोग पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला प्रश्न कहता है कि बताइए किस आंदोलन में, कहता है कि किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने सबसे पहली बार यानी कि भूख हड़ताल का प्रयोग एक शस्त्र की तरह किया था। ठीक है, कहता है कि बताइए महात्मा गांधी ने पहली बार, कहता है कि भूख हड़ताल का प्रयोग एक शस्त्र की तरह किया था। कब किया था? तो देखिए अहमदाबाद जब हड़ताल हुई थी, इसी अहमदाबाद हड़ताल में उन्होंने पहली बार भारत में भूख हड़ताल किया था। दूसरा देखिए, कहता है कि किस पेशवा को इतिहास में नाना साहब के नाम से जाना जाता है। कहता है कि बताइए इतिहास में किस पेशवा को इतिहास में नाना साहब के नाम से जाना जाता है। तो ये देखिए बालाजी बाजीराव हो जाते हैं। बालाजी बाजीराव को ही नाना साहब के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, बीपीएससी में बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। कहता है कि कांग्रेस के पूर्व, अगर बात करें तो देखिए कांग्रेस के पूर्व एक बहुत बड़ा संगठन था जिसका स्वरूप अगर देखा जाए तो बहुत ही बड़ा और बहुत ही व्यापक था, जिसका नाम था इंडियन एसोसिएशन। तो यही पूछता है कि कांग्रेस से पूर्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण संगठन कलकत्ता का इंडियन एसोसिएशन था। किसका? तो इसकी स्थापना आपको कलकत्ता में हुआ था इंडियन एसोसिएशन के नाम से, जिसकी स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा होता है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, एस.एन. बनर्जी के द्वारा होता है, तथा आनंद मोहन बोस ने, कहता है कि दोनों मिलकर किया था। कब? तो ये देखिए 1876 की बात है। पूछा जा सकता है कि कांग्रेस के पूर्व कौन सी ऐसी संगठन थी जो कांग्रेस की तरह ही व्यापक अपना स्वरूप लिए धारण किया था। तो ये हो जाता है आपको इंडियन एसोसिएशन हो जाता है। और कहा जा सकता है कि कहाँ पे स्थापना हुआ, तो ये कलकत्ता में होता है। और ये एस.एन. बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा 1876 में किया जाता है। ठीक है, देखिए कहता है कि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किनकी गिरफ्तारी के विरोध में काफ़ी संख्या में निहत थे जो लोग थे अमृतसर के जालियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को क्या हुए थे? इकट्ठा हुए थे। यहाँ पे कहता है कि बताइए जालियांवाला बाग हत्याकांड में जो लोग इकट्ठा हुए थे उसका कारण क्या था। तो देखिएगा ये जो डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू तथा सत्यपाल जो थे, इन्हीं के गिरफ्तारी के विरोध में ये सारे लोग वहाँ पे इकट्ठा हुए थे। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किनकी गिरफ्तारी के विरोध में काफ़ी संख्या में, कौन सा? तो देखिए निहत्थे थे लोग अमृतसर के। पूछा जा सकता है कि जालियांवाला बाग जो है कहाँ पे है, तो अमृतसर में हो जाता है। कब हुआ था ये घटना? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। किसके कारण में हुआ? तो देखिए डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू हो जाते हैं और डॉक्टर सत्यपाल हो जाते हैं। इन्हीं के गिरफ्तारी के विरोध में ये हो गया था घटना। अगला देखिए, कहता है यहाँ पे कि 1906 के, कहता है कि 1906 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षीय भाषण को उनके स्थान पर किसने पढ़ा था भाई? ठीक है,
1906 में, देखिएगा प्रश्न देखिए इसको, कहता है कि 1906 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षीय भाषण को उनके स्थान पर किसने पढ़ा था? तो ये देखिए गोपाल कृष्ण गोखले हो जाते हैं। किसने पढ़ा था? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने पढ़ा था। अगला कहता है कि बारदोली सत्याग्रह के दौरान बम्बई प्रेसिडेंसी का गवर्नर कौन था? कहता है कि बारदोली सत्याग्रह के दौरान, बताइए कब? तो ये है बारदोली सत्याग्रह के दौरान। कहता है कि बम्बई प्रेसिडेंसी का गवर्नर उस समय कौन था? तो ये देखिए लेस्ली बिल्सन हो जाते हैं। ठीक है, लेस्ली बिल्सन इनका नाम होता है। अगला देखिएगा, कहता है कि भारतीय मुसलमानों में अलीगढ़ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था भाई? तो भारतीय मुसलमानों में सामाजिक धार्मिक सुधार करना यही उद्देश्य था। देखा जाए तो भारतीय मुसलमानों में अलीगढ़ आंदोलन का, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, बहुत तो महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है कि अलीगढ़ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या हो जाता है? तो मुसलमानों के अंदर धार्मिक और सामाजिक रूप से शिक्षित करना, सुधार करना, यही मुख्य उद्देश्य था। ठीक है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के बम्बई के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? ये बार बार पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत बार पूछा गया है बीपीएससी में। कहता है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के बम्बई के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने किया था। किसने? तो लाला लाजपत राय ने किया था। कहता है कि किसने सुभाष चंद्र बोस को भारतीय देशभक्ति की ज्वलंत तलवार बोल करके संबोधित किया? किसने? तो सरोजनी नायडू ने कहा था ये बात। किसके लिए? सुभाष चंद्र बोस के लिए। देखिए, कहता है किसने सुभाष चंद्र बोस को भारतीय देशभक्ति की ज्वलंत तलवार कहा? तो ये सरोजनी नायडू हो जाएंगे, याद रखिएगा। अगला देखिएगा, 1929 ईस्वी में, कहता है 1929 ईस्वी में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस क्यों विभाजन हुआ? जिसमें एन.एम. जोशी को ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन बनाने की आवश्यकता पड़ी भाई। ठीक है, अगर बात करें तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में हुआ और उस समय पहला अध्यक्ष की अगर बात कर दिया जाए, जो बम्बई में अधिवेशन होता है उसका अध्यक्ष लाला लाजपत राय होते हैं। लेकिन बाद में 1929 की अगर बात कर दिया जाए तो इसमें विभाजन हो जाता है और कहा जा रहा है कि बताइए एन.एम. जोशी को ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो देखिए, संगठन को अंतर्राष्ट्रीय साम्यवादी आंदोलन के वजह से। ठीक है। अगला देखिए, कहता है कि किसके सुझाव पर, कहता है किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया? ठीक है, कहता है कि बताइए किसके सुझाव पर साइमन कमीशन, मतलब भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया। साइमन कमीशन का विरोध करने का एक और भी कारण था कि उसमें एक भी भारतीयों को शामिल नहीं किया गया था। अगर साइमन कमीशन की बात कर दिया जाए तो ये 1919 जो अधिनियम था उसी की समीक्षा के लिए आया था। और साइमन कमीशन की अगर बात कर दिया जाए तो यहीं पे 1927 में ये लोग वहाँ से घोषणा होकर के आते हैं। 1928 में विरोध होता है लाला लाजपत राय के द्वारा और वहीं पे उनको लाठी से सर पे चोट लग जाती है जिसके कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। और वहीं कहता है कि बताइए साइमन कमीशन में एक भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था, इसके पीछे किसका दिमाग था, किसका सुझाव था? तो ये देखिए लॉर्ड इरविन के सुझाव पर हुआ था। ये किसके सुझाव पे हुआ था? तो लॉर्ड इरविन के सुझाव पे हुआ था, याद रखिएगा। महात्मा गांधी के विषय में किस व्यक्ति ने यह विचार किया था? आगामी पीढ़ियां शायद ही विश्वास करें कि ऐसा रक्त मांस का मानव कभी पृथ्वी पर अवतरित हुआ था। ठीक है, महात्मा गांधी के बारे में किसने ये बात कही थी कि आगामी पीढ़ियां, यानी कि अगली पीढ़ियां शायद ही विश्वास करें कि ऐसा रक्त मांस का मानव कभी पृथ्वी पर अवतरित हुआ था, अवतार लिया था। तो ये बात किसने कहा था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने ये बात कही थी। इसलिए क्या होता है, महत्वपूर्ण हो जाता है, याद रखिएगा। ये बात आइंस्टीन ने कही थी महात्मा गांधी के बारे में। और उक्तियाँ जो है, कथन जो है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, इसे याद रखेंगे आप सभी लोग। अगला सवाल देखिए, कहता है यहाँ पे कि सिपाही विद्रोह के समय 1857 के क्रांति के समय कहता है कि बताइए कि गवर्नर जनरल कौन था भाई?
तो गवर्नर जनरल कौन हो जाता है? तो देखिए लॉर्ड कैनिंग हो जाते हैं। ये गवर्नर जनरल थे उस समय 1857 के क्रांति के समय में। अगर देखेंगे तो लॉर्ड कैनिंग जो है गवर्नर होते हैं, और बात कर दिया जाए तो ये पहला वायसराय भी होते हैं और अंतिम गवर्नर जनरल भी हो जाते हैं। पूछा जा सकता है आपसे, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था और भारत का पहला वायसराय कौन था? तो ये लॉर्ड कैनिंग हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि 1857 के क्रांति के समय पूछा जा सकता है कि गवर्नर जनरल कौन है, तो ये लॉर्ड कैनिंग हो जाते हैं। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। अगला देखते हैं, कहता कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन, कहता अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब कहाँ हुआ था? ये प्रश्न बार बार बीपीएससी में पूछता है, ठीक है, बहुत ही वीवीआई है। और जब किसान अखिल भारतीय किसान की, अगर किसान आंदोलन की बात करेंगे और आप लोगों ने कभी मेंस पढ़ा होगा तो ये बार बार आता है, ठीक है। तो अखिल भारतीय किसान सभा की अगर बात कर दी जाए तो देखिएगा ये होता है 11 अप्रैल 1936 को इसका स्थापना होता है। कहाँ पे? लखनऊ में। और इसे स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा होता है, ठीक है। स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा होता है। अगर बात करें तो सहजानंद सरस्वती का जन्म आपको उत्तर प्रदेश में होता है, और बिल्कुल एक संत की तरह, एक फ़कीर की तरह समझिए कि अपना जीवन व्यतीत करते हैं। और उनकी मुलाकात जब महात्मा गांधी से होती है तब वो जाकर के सक्रिय रूप से राजनीति में प्रवेश कर जाते हैं, और पूरी ज़िंदगी उन्होंने किसानों के लिए लड़ाइयाँ लड़ी, आंदोलन किया, पूरी ज़िंदगी। चलिए हम लोग देखते हैं। और उन्होंने अगर बात कर दिया जाए सहजानंद सरस्वती का, तो भले उनका जन्म महात्मा गांधी की तरह देखा जाए तो महात्मा गांधी का जन्मभूमि गुजरात हो सकता है, ठीक है, लेकिन उनका कर्म भूमि कहाँ था? चंपारण था। उसी तरह से सहजानंद सरस्वती का जन्म आपको उत्तर प्रदेश में होता है, लेकिन उनका कर्म भूमि की बात कर दी जाए तो बिहार का मुजफ्फरपुर का क्षेत्र होता है। लंबी बीमारी की वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है, वो भी मुजफ्फरपुर में हो जाता है, ठीक है। तो देखिए, कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम सचिव कौन थे भाई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम सचिव कौन हो जाते हैं? ए.ओ. ह्यूम हो जाते हैं, याद करिएगा। और महामंत्री, अगर महासचिव की बात कर दिया जाए तो 1885 में जब इसका गठन हुआ था, 1885 में, तो देखिएगा 1907 तक ये इसका सचिव ही बने रहते हैं। कौन? ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम को कांग्रेस का जन्मदाता कहा जाता है। ए.ओ. ह्यूम को शिमला का संत कहा जाता है, शिमला का फ़कीर कहा जाता है। और ये अगर देखा जाए तो पूर्व में ये सिविल सर्विसेज से रिटायर हो गए थे और उन्होंने कांग्रेस की स्थापना किया था। तो देखिए, कहता है कि बम का दर्शन, अगला प्रश्न देखिए, कहता है बम का दर्शन किस स्वतंत्रता सेनानी ने लिखा था? कहता है कि बम का दर्शन किस स्वतंत्रता सेनानी ने लिखा था? तो ये भगवती चरण वोहरा हो जाते हैं, याद रखिएगा। कौन? तो भगवती चरण वोहरा हो जाते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, भगवती चरण वोहरा हो जाते हैं, ठीक है। बम का दर्शन किसने लिखा था? तो भगवती चरण वोहरा हो जाते हैं। कहता है कि मैं जिस पीढ़ी में उत्पन्न हुआ वह पीढ़ी पश्चिम की केवल हिटलर अथवा स्टालिन की ही पीढ़ी नहीं थी, अपितु भारत में गांधी की पीढ़ी भी थी। हम कुछ निश्चयपूर्वक यह भविष्यवाणी कर सकते हैं कि मानव इतिहास पर गांधी का प्रभाव हिटलर और स्टालिन के प्रभाव से अधिक चिरस्थायी होगा। कहता है कि बताइए यह कथन किसका है भाई? ठीक है, कथन तो याद रख लीजिएगा, कथन से प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। और ये जो कथन है इसका, ये देखिए, ये कथन हो जाता है आर्नेल्ड टोयनबी का हो जाता है। एक बार और देखिए, कहता है कि मैं जिस पीढ़ी में उत्पन्न हुआ वह पीढ़ी पश्चिम की केवल हिटलर अथवा स्टालिन की ही पीढ़ी नहीं थी। सोचिए, यह स्टालिन का नाम सुने होंगे और आप हिटलर का नाम सुने हुए होंगे। ये लोग बहुत दुनिया के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में इनका नाम जाना जाता है। और हिटलर के बारे में भी देखिएगा, स्टालिन के बारे में अगर नहीं जानते हैं तो देखिए, स्टालिन अपनी शुरुआत एक मोची था ये बंदा, इसके जो फादर थे मोची के काम करते थे और राजनीति का प्रकांड विद्वान बन गया। इसके इशारों पे पूरी दुनिया का रुख बदल गया। कहा जाता है कि अपितु वह पीढ़ी, मैं जिस पीढ़ी में उत्पन्न हुआ वह पीढ़ी पश्चिम के केवल हिटलर अथवा स्टालिन की ही पीढ़ी नहीं थी,
अपितु भारत में गांधी की पीढ़ी भी थी। हम कुछ निश्चयपूर्वक यह भविष्यवाणी कर सकते हैं कि मानव इतिहास पर गांधी का प्रभाव हिटलर और स्टालिन के प्रभाव से अधिक चिरस्थायी होगा। कहता है कि यह कथन किसका है? तो ये कथन आपको आर्नेल्ड टोयनबी का हो जाता है, याद रखिएगा। कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में स्वदेशी के प्रस्ताव को अपनाया? स्वदेशी के जो प्रस्ताव थे देखेंगे कर्जन के द्वारा। जब बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को कर दिया जाता है तो उसी के विरोध स्वरूप आपको देखिएगा यहाँ पे तो बनारस अधिवेशन होता है 1905 में, और इसी में स्वदेशी के प्रस्ताव को पारित किया जाता है। ठीक है। कहता है कि बाल गंगाधर तिलक का समाचार पत्र बताइए मराठा किस भाषा में था? तो मराठा की बात करेंगे तो मराठा किस भाषा में होता है? तो ये अंग्रेजी में हो जाता है। ठीक है। ये जो मराठा है, जो बाल गंगाधर तिलक का प्रसिद्ध जो ग्रंथ है वो किस भाषा में लिखा गया है? तो देखिए अंग्रेजी हो जाता है। और इनका एक और भी ग्रंथ है जिसका नाम है केसरी, वो मराठी में हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। और एक और भी बात है, बाल गंगाधर तिलक अपने जीवन में कभी भी इनको समझिए कि गरम दल के बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लोसिव पर्सनालिटी थे, और यही वजह था कि इनको कभी भी कांग्रेस का अध्यक्ष बनने का अवसर नहीं मिला। लेकिन इनका जो योगदान की बात अगर करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा योगदान है भारत के स्वतंत्रता संग्राम में। अगर बाल गंगाधर तिलक की बात कर दी जाए तो इनकी मृत्यु हो जाती है, और इनकी मृत्यु हो जाती है 1 अगस्त 1920 को होता है। उस समय होता है जब यहाँ पे असहयोग आंदोलन प्रारंभ होता है। ठीक है। तो चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला सवाल देखिए, कहता है कि बर्लिन पहुंचने के लिए सुभाष चंद्र बोस ने काबुल में किस नाम से पासपोर्ट प्राप्त किया था? ठीक है। बर्लिन पहुंचने के लिए भारत से उन्होंने भागने का जब निर्णय लिया तो बहुत सारा नाम उन्होंने बदला ताकि अंग्रेज़ों को चकमा दिया जा सके, और चकमा देने में सफल भी हो गए। और वही सवाल कहता है कि बर्लिन पहुंचने के लिए सुभाष चंद्र बोस ने काबुल में किस नाम से पासपोर्ट को प्राप्त किया था? तो ये देखिए ओरलैंड मैशोटा नाम होता है इनका। ओरलैंड जो है ओरलैंडो मोशोटा नाम रहता है। अगला सवाल देखिए, क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज जिसको अभिनव भारत का गठन किसने किया था? तो ये होते हैं बीडी सावरकर ने किया था। किसने? तो बीडी सावरकर ने किया था। कौन सा? तो अभिनव भारत का गठन किया था, याद रखिएगा। अगला देखिएगा, कहता है कि हम या तो भारत को आज़ाद करेंगे अथवा इस प्रयोग में अपनी जान दे देंगे। कहता है कि हम या तो भारत को आज़ाद करेंगे अथवा इस प्रयास में अपनी जान दे देंगे। यह नारा किसने दिया था? तो ये देखिए, ये नारा आपको महात्मा गांधी देते हैं। ठीक है। ये नारा किसने दिया था? पूछा जाता है कि नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा यह नारा दिया जाता है। देखिए 1906 में बम्बई में डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी ऑफ इंडिया, ठीक है, कहता है यहाँ पे कि बम्बई में कहाँ पे? तो बम्बई में कहाँ, कब? 1906 में बम्बई में। कहता है यहाँ पे डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना किसने किया था? तो याद रखिए B.R. शिंदे ने किया था। बोध भी यही है। किसने किया था? तो B.R. शिंदे ने किया था, याद रखिएगा। कहता है कि 1857 के प्रथम स्वाधीन संग्राम का सरकारी इतिहासकार कौन था भाई? पूछा जा सकता है कि 1857 के समय में प्रथम स्वाधीनता जो संग्राम के नाम से जाना जाता है उसका सरकारी इतिहासकार किससे कहा जाता है? तो देखिएगा एस.एन. सेन को कहा जाता है। यही सरकारी इतिहासकार थे। कौन थे? क्या नाम था इनका? तो एस.एन. सेन हो जाता है। ठीक है। अगला देखिए, कहता है कि असहयोग आंदोलन प्रस्ताव के लेखक कौन थे? किसका? तो देखिए असहयोग आंदोलन प्रस्ताव के लेखक कौन हो जाते हैं? तो ये देखिए चित्तरंजन दास हो जाते हैं। कौन हो जाएंगे? तो चित्तरंजन दास हो जाते हैं। आपको C.R. दास के नाम से जानते हैं। असहयोग आंदोलन प्रस्ताव के लेखक कौन हो जाते हैं? तो चित्तरंजन दास हो जाएंगे। अगर हम लोग बात करेंगे तो गया अधिवेशन होता है बिहार में, और वो होता है 1922 में, जिसकी अध्यक्षता पूछा जाता है कि किसने किया था? तो उसकी अध्यक्षता यहीं C.R. दास ने किया था। कब? 1922 में गया का अधिवेशन हुआ था बिहार में।
उस समय की बात थी, ठीक है। तो पहला अधिवेशन की अगर बात कर दिया जाए तो 1912 में अधिवेशन होता है, बांकेपुर होता है पटना में। और उस समय अध्यक्षता की अगर बात कर दी जाए तो माधोलकर होते हैं, इसे भी याद रखिएगा, बहुत बीबीआई है। अगला सवाल देखिएगा, कहता है यहाँ पे यह एक डूबते हुए बैंक पर अग्रिम तिथि का चेक है। किस पे? तो देखिए कहता है कि यह एक डूबते हुए बैंक पर अग्रिम तिथि का चेक है। क्रिप्स प्रस्ताव के संदर्भ में यह किसका कथन है? बीपीएससी में 4-5 कथन पूछ देता है डायरेक्ट, इसलिए जो कथन है आप ज़रूर इसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा। तो ये महात्मा गांधी हो जाते हैं। कहता है कि यह एक डूबते हुए बैंक पर अग्रिम तिथि का चेक है और क्रिप्स प्रस्ताव के संदर्भ में ये बात कही थी, महात्मा गांधी ने कही थी, याद रखिएगा, ठीक है। कहता है कि किस सामाजिक धार्मिक आंदोलन में भारत भारतीयों के लिए है? किस सोसाइटी ने ये कहा कि भारत भारतीयों के लिए है और किसने कहा? तो आर्य समाज ने कहा, याद रखिएगा। कहता है कि किस सामाजिक धार्मिक आंदोलन में ये बात कही गई थी कि भारत भारतीयों के लिए है? तो ये बातें आपको आर्य समाज में दिखता है। कहाँ पे? आर्य समाज में दिखता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला देखिएगा, गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने के वक्त जन साधारण को करो या मरो का नारा दिया था। उन्हें गिरफ्तार कर किस जेल में रखा गया था? पूछा जाता है बार बार। और बात कर दिया जाए तो 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन था उसका प्रतिनिधि कोई नहीं कर रहा था, क्योंकि देखिएगा उसी समय जितने भी राष्ट्रवादी नेता थे अंग्रेजों के द्वारा सबको नज़रबंद कर लिया जाता है। और अंतिम में याद रखिएगा, अंतिम में वो खुद भारत इतना राष्ट्रीयता से ओतप्रोत हो गया था, उसकी भावना इतनी ज़्यादा प्रबल हो गई थी कि खुद वो अपना इतिहास लिखने के लिए तैयार था। और ये अगर बात कर दिया जाए तो देश की आज़ादी में उस पीरियड में अगर देखा जाए तो भले लोगों ने, जैसे कहा जाता है एक टीचर अपने स्टूडेंट को गाइड कर सकता है, लेकिन 2 घंटे का जो एग्ज़ाम होता है उस खेल को सिर्फ स्टूडेंट को ही खेलना होता है। लेकिन उसके पहले जो 1 साल तक एक टीचर आपके साथ मिलकर के जो आपको लक्ष्य बताता है, जो वर्क सिखाता है, इसी का परिणाम होता है। और इसी तरीके से भारतीय जनमानस को बड़े बड़े जो राष्ट्रीय नेता थे उनका योगदान मिला था और उस समय ऑलरेडी तैयार हो गए थे और भारत ने भारतीयों को आज़ाद करा लिया था इस समय। तो ये देखते हैं, इस समय कहता है कि बताइए गिरफ्तार करके किस जेल में रखा गया था भाई? तो ये देखिए आगा खां पैलेस हो जाते हैं, याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया सवाल है ये, ठीक है। कहाँ रखा गया था? तो आगा खां पैलेस हो जाता है। देखिए कहता है कि विदेश में स्थापित सबसे पुरानी क्रांतिकारी संस्था कहता है कि विदेश में सबसे पुरानी क्रांतिकारी संस्था इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना 1905 ईस्वी में लंदन में किया जाता है। पूछा जाएगा किसके द्वारा? तो देखिएगा इसका होता है श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किया था 1905 में। देखिएगा लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना किया था, जो कहा जाता है कि सबसे पुरानी क्रांतिकारी संस्था थी। पूछा जाता है कि बताइए इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना लंदन में कब किया गया? तो 1905 में हो जाता है। किसने किया? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा किया जाता है, याद रखिएगा। देखिए बारदोली किसान आंदोलन वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में अपनी सफल परिणति तक पहुंचा। इस सत्याग्रह के समय वहां की महिलाओं की ओर से गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को कौन सी उपाधि दिया? ठीक है, तो ये देखिए सरदार की उपाधि उन्होंने दिया। जैसे बारदोली किसान आंदोलन की अगर बात कर दिया जाए तो देखिएगा ये किसान के बहुत अच्छे नेता थे, इनकी जो ख्याति थी बहुत ही ज़्यादा थी। तो देखा जाता है कि बारदोली में जो महिलाएं थीं, महिलाओं ने इनको सरदार बोलती थी। और सरदार की उपमा कहता है कि किसके द्वारा महिलाओं की तरफ से दिया गया? तो ये महात्मा गांधी के द्वारा होता है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल की अगर बात कर दिया जाए तो स्वतंत्र भारत के पहला गृह मंत्री हो जाते हैं, जिसको उप प्रधानमंत्री के रूप में देखा जाता है। हालांकि अगर देखा जाए उस समय तो उप प्रधानमंत्री के रूप में एक थे जगजीवन राम को भी माना जाने लगा।
कहा जाता है कि उन्होंने कराची अधिवेशन 1931 में जब ये अध्यक्ष थे तो उसी समय उस अधिवेशन में ये बात कही गई थी, फंडामेंटल राइट्स की, मौलिक अधिकार की चर्चा उस समय किया गया था कराची अधिवेशन में, याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल देखिएगा, ये हो जाता है आपका, कहता है कि असहयोग आंदोलन में विदेशी कपड़ों का बहिष्कार सर्वाधिक सफल रहा। गांधी जी ने लोगों को कौन सा कपड़ा पहनने की सलाह दी थी भाई? ठीक है, कौन सी कपड़ा पहनने की सलाह दी थी? क्योंकि देखिएगा, हम भारत के लोगों ने अगर सबसे ज़्यादा व्यापार किया तो सूती कपड़ों का व्यापार होता था, और हम पूरी दुनिया में सूती कपड़ों के लिए बहुत ही मशहूर थे। यहाँ तक कि मलमल का जो कपड़ा था इसके लिए भी बहुत ही मशहूर थे। कहा जाता है कि यूनान की महिलाएं हमारे मलमल कपड़ों की दीवानी थी, इश्क हो गया था उसको। उसने सबसे ज़्यादा अपनी सबसे कीमती सोने चांदी हीरे जवाहरात जो भी थे सब कुछ लुटा दिया सिर्फ मलमल के कपड़ों के लिए। अंग्रेज़ों को ये बात समझ में आ गई, जिसके पास कुछ भी नहीं है उसे सिर्फ सूती कपड़े और मलमल के कपड़ों के लिए सारी की सारी संपत्ति से उसका घर भर दिया गया। और बाद में देखा जाए तो अंग्रेज़ों के द्वारा इसी कुटीर उद्योग को भारत में जो बनाई जा रही थी, जिसके हस्तशिल्प जो कलाएं हमारे भारत में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध थी, उसी को तोड़ के उसी को ध्वस्त करके रख दिया। और औद्योगिक क्रांति के बाद देखेंगे तो नई नई मशीनरी का इस्तेमाल करके उन्होंने ऐसे कपड़ों का निर्माण किया जो हमारे भारत में उन्हीं के कपड़ों से भारत को भर दिया गया। उसी के बारे में कहता है कि सबसे ज़्यादा महात्मा गांधी ने इस चीज़ को समझा था। तो असहयोग आंदोलन में उन्होंने विदेशी कपड़ों का बहिष्कार कर सर्वाधिक सफल कहता है कि रहा। और गांधी जी ने कहा कि भाई ठीक है, जब विदेशी कपड़ों को आप नहीं अपनाएंगे तो किसको अपनाएंगे? यहीं पे स्वदेशी की बात हो जाती है, यानी कि खादी कपड़ों को पहनने की उन्होंने सलाह दिया था। अगला सवाल देखिए, कहता है कि भारत छोड़ो आंदोलन स्वतंत्रता संघर्ष का प्रथम आंदोलन था जो नेतृत्व विहीनता की स्थिति में चलता रहा। इस आंदोलन को हम और किस नाम से जानते हैं बताइए? ठीक है, किस नाम से जानते हैं? तो ये देखिए, अगस्त क्रांति के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। कहता है कि 9 अगस्त 1942 को, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन में कहता है कि सरकार ने सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने इस कार्य का किस ऑपरेशन की संज्ञा दी थी? तो देखिएगा, इसको किया गया है ऑपरेशन 0 आवर के तहत। जितने भी राष्ट्रीय नेता थे उनको ऑपरेशन 0 आवर चला करके सेनाओं के द्वारा सारे राष्ट्रीय नेताओं को नज़रबंद कर लिया गया, गिरफ्तार करके हर अलग अलग जेल में जहां जो था उसी जेल में डाल दिया गया। अगला सवाल देखिए, कहता है यहाँ पे कि 1857 के राष्ट्रीय विद्रोह के समय बिहार में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? कहता है कि 1857 के क्रांति के समय में बताइए कि बिहार में इसका नेतृत्व किसने किया? तो ये देखिए, कुंवर सिंह हो जाते हैं, जो बार बार बीपीएससी में प्रश्न पूछता है। ठीक है, इनकी एक कहावत बहुत ही प्रसिद्ध है, 80 वर्ष की हड्डी में जागा जोश पुराना था, कहते हैं बीर कुंवर सिंह बड़ा बीर मर्दाना था। याद रखिएगा, एक 80 साल का बूढ़ा जब अंग्रेज़ों को झुकने पे मजबूर कर सकता है तो आप तो बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक आदमी हैं, आपको तो बीपीएससी को झुका ही देना चाहिए। ठीक है, अगर आपसे बीपीएससी नहीं होगा तो फिर बताइए किससे होगा? 80 वर्षों में ये हाल थी तो हमारे बिहार के युवाओं में देखिए कितना होगा, क्षमता को देखिएगा। 1929 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे भाई? कब की बात थी? तो 1929 में कहता है कि 1929 में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन हो जाते हैं? तो देखिएगा, ये हो जाते हैं जवाहरलाल नेहरू होते हैं। कौन हो जाते हैं? तो जवाहरलाल नेहरू हो जाते हैं। ठीक है, इसी समय लाहौर अधिवेशन हुआ था। ठीक है, 1929 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष जो हैं जवाहरलाल नेहरू होते हैं। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसकी सहायता से ग्वालियर पर अधिकार किया था? ठीक है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसकी सहायता से ग्वालियर पर अधिकार किया था? तो देखिए, तात्या टोपे की सहायता से होता है। अगर झांसी की बात करिएगा तो झांसी आपको वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है।
खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी, और लड़ी खुद नहीं थी, उसका एक असिस्टेंट था जिसका हरखा भाई के नाम से जानते हैं। छक्का छुड़ा दिया था अंग्रेज़ों का। लेकिन बात यह है कि सेना का नाम नहीं होता, कमांड जो उसका कर्नल होते हैं उन्हीं लोगों का नाम होता है। और सबसे ज़्यादा डरे थे अंग्रेज़ों को, सबसे ज़्यादा डर था। अगर वो कुआं, अगर देखा जाए तो वो छोटा सा जो नाली था, अगर घोड़ा पार कर जाता तो शायद झांसी से अंग्रेज़ों का नाम ही मिटा देती हरखा भाई। लेकिन होता है ना कि इतिहास में कुछ और ही लिखा होता है। तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसकी सहायता से ग्वालियर पर अधिकार किया था? तो देखिए, तात्या टोपे की सहायता से हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। कहता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किस घटना से प्रारंभ किया गया भाई? किस घटना से प्रारंभ किया जाता है? ये नमक कानून तोड़ने की घटना से प्रारंभ हो जाती है। नमक कानून तोड़ने की घटना से ही प्रारंभ होती है सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, अगला देखिए, कहता है कि गांधी इरविन समझौता जो 1931 में होता है। कब होता है? याद रखिएगा, 1931 में होता है गांधी इरविन समझौता। कहता है यहाँ पे कि आलोचना का मुख्य कारण क्या था भाई? देशभक्तों को फांसी से मुक्ति का अभाव। जब यहाँ पे समझौता हो रही थी, जब गांधी और इरविन के बीच में कमिटमेंट हो रहा था, तो उस समय महात्मा गांधी ने भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव का जिक्र तक नहीं किया कि इनको छोड़ दिया जाए। और एक बात और भी देखा जाता है कि 1931 में जो गांधी इरविन समझौता होता है, ये भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। कैसे? तो ये सोच के देखिएगा। जो महात्मा गांधी जब 1915 में जब भारत आते हैं, जब उनका प्रवेश सक्रिय रूप से 1919 से स्टार्ट हो जाता है कांग्रेस के लिए, और जब कांग्रेस का प्रतिनिधित्व उनको एक बहुत बेहतर समझिए कि राष्ट्रीय नेता को मिलता है, तो कांग्रेस की जो पताका होती है आसमान में लहरने लगता है। अगर बात करें तो उस समय की बात है, जो कांग्रेस को महात्मा गांधी कहा जाए या महात्मा गांधी को कांग्रेस कहा जाए, तो दोनों में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन एक बात और भी है, इस समय अगर बात किया जाए तो 1931 के पहले अगर आप देखेंगे तो महात्मा गांधी हमेशा अनुनय, विनय और बहुत ही नरम स्वभाव से दिखते हैं। कभी वो अंग्रेज़ों के सामने बैठ कर के बराबरी का हक नहीं मांगा। लेकिन 1931 में पहली बार ये आमने सामने एक ही कुर्सी पर बैठ कर के टेबल के सामने आमने सामने बैठते हैं। ये इतिहास में बहुत बड़ी बात है। यहीं से प्रारंभ हो जाता है। महात्मा गांधी ने यहीं से शुरुआत किया था। हर स्टेप बाय स्टेप महात्मा गांधी का जो काम है कमाल का है। ठीक है, महात्मा गांधी ने जो किया वो कमाल का था। और बाद में वहीं देखिएगा, जब ये बराबरी का अधिकार मिलता है उस समय से आक्रामक हो जाते हैं। और बाद में 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में आप देखेंगे वो कहते हैं कि अंग्रेज़ों भारत छोड़ो। ठीक है, तो अगला हम लोग देखते हैं। अगला देखिए, कहता है यहाँ पे अगला प्रश्न देखिएगा, कहता है कि कोल्हापुर के महाराज छत्रपति साहू ने B.R. अम्बेडकर को किसके प्रकाशन के लिए प्रोत्साहित किया था भाई? कोल्हापुर के महाराज छत्रपति साहू जी महाराज जो हैं, ये देखिए बहिष्कृत भारत के प्रकाशन के लिए, बहिष्कृत हितकारिणी जो सभा है, जो बार बार बीपीएससी ने अपने पीटी में पूछा है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहिष्कृत हितकारिणी सभा जो है 1924 में जो उन्होंने प्रकाशित किया था, वो बहुत ही बीबीआई है और बीपीएससी में बार बार पूछा गया है। और ये देखिए कोल्हापुर के महाराज छत्रपति साहू ने, और साहू उस समय गवर्नमेंट थे, तो उन्होंने सिविल सर्विसेज यानी कि सिविल सर्वेंट के देखेंगे पद पे इनको रख लिया गया। ये बहुत बड़ी बात थी उस समय के लिए। यह डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के लिए बहुत बड़ी बात थी। और कहा जाता है कि स्वतंत्रता आंदोलन के समय में या राष्ट्रीय जो हम लोग लड़ाइयाँ लड़ रहे थे 1940 या 47 की बात है, भारत का कोई भी राष्ट्रीय नेता नहीं था जो इतना पढ़ा लिखा आदमी हो। पूरे अगर विश्व की बात कर दिया जाए तो पूरे विश्व में इनका स्थान छठा आता है। अगर इनकी बात कर दिया जाए तो कार्ल मार्क्स से भी कहीं ज़्यादा ये पढ़े लिखे थे। और हम इसे बात का गर्व होता है कि हमारे भारत में ये पैदा हुए थे। इस बात का बहुत ज़्यादा गर्व है कि हमारे भारत में पैदा हुए थे। और एक बात और भी थी, महात्मा गांधी को ये बात
था पहले से पता। अगर बात हम लोग करें तो देखिएगा, जब नेहरू रिपोर्ट की बात आती है 1928 में, देखिएगा मोतीलाल नेहरू के द्वारा नेहरू रिपोर्ट तैयार किया जाता है, एक संविधान का रूपरेखा तैयार किया जाता है। अगर बात करें तो उसी समय अंग्रेज चैलेंज करते हैं भारतीयों को, अगर तुम्हारे अंदर इतना ही क्षमता है तो एक संविधान लिख करके दिखाओ, फिर हमें इस देश में रहने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। लेकिन मोतीलाल नेहरू ने कोशिश बहुत अच्छा किया था, लेकिन सफल नहीं हो पाए, और यहाँ तक कि जितने भी पार्टी थी सबका सब इसको क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया। महात्मा गांधी को ये बात पता था कि भारत के मिट्टी में सिर्फ एक ही बंदा है जो इसे लिख सकता है, इस संविधान को। तब उन्होंने BN राव को कहा था कि पता करो, और उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी भी गए थे। तब उनको बोला कि जिस जहाँ से आप आए हैं ना, अगर अम्बेडकर है तो समझो कि दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकता, कुछ भी मुश्किल नहीं है। बाद में BN राव को समझ में आ गया कि इस बंदे से के अलावा दुनिया का कोई भी आदमी मुझे मदद नहीं कर सकता। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। जो बंगाल विभाजन दिवस की बात है, यह 16 अक्टूबर 1905 को किस रूप में मनाने की सुझाव दिया था? और देखिएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था रक्षाबंधन के रूप में। बंगाल जब विभाजन हो गया, हिंदू मुसलमानों को अलग कर दिया गया, तो लोगों ने अपना प्रेम दिखाया एक दूसरे के कलाइयों पे राखी बांध करके, ठीक है। और ये सुझाव दिया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। याद रखिएगा, ये सुझाव किसने दिया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था ये सुझाव। देखिए अगला प्रश्न है, किसने कहा था, किसने कहा था कि मेरे बंधुओं यह मत भूलो कि निचले वर्ग के लोग, गरीब, अशिक्षित, मोची सफाई करने वाले तुम्हारा ही हाड़ मांस है, तुम्हारे बांधव है। किसने कहा था? तो ये देखिएगा, ये स्वामी विवेकानंद हो जाते हैं। क्या नाम होते हैं? तो स्वामी विवेकानंद हो जाते हैं। किसने कहा था मेरे बंधुओं ये मत भूलो कि निचले वर्ग के लोग, गरीब, अशिक्षित, मोची सफाई करने वाले तुम्हारा ही हाड़ मांस है, तुम्हारे बांधव हैं। किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद ने। स्वदेशी आंदोलन क्यों प्रारंभ किया गया था? कहता है कि स्वदेशी आंदोलन क्यों प्रारंभ किया गया था? तो बंगाल विभाजन के विरोध स्वरूप स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया गया था, ठीक है। अगला देखिए, कहता है कि दांडी मार्च किस स्थान से प्रारंभ किया गया था? 1930 में गुजरात में स्थित कहाँ पे? साबरमती आश्रम से स्टार्ट किया गया था। साबरमती आश्रम की बात करेंगे तो महात्मा गांधी जब भारत आते हैं तो सबसे पहले इसी आश्रम की स्थापना करते हैं, अहमदाबाद में, गुजरात में, ठीक है। याद रखिएगा, कहता है कि भारत में पहली बार कब और कहाँ कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा, किस चीज़ का? तो देखिएगा, पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी तो लाहौर में 31 दिसंबर 1929 को होता है। कब होता है? लाहौर 1929 में। और इसी में इसकी अध्यक्षता की बात कर दे तो जेल नेहरू अध्यक्ष बन जाते हैं, ठीक है। अगला देखिए, कहता है कि पूना पैक्ट किनके मध्य, कहता है कि पूना पैक्ट किनके मध्य और कब हुआ था? तो देखिए 1932 में हुआ था। और बात कर दिया जाए तो यहाँ पे देखिएगा डॉक्टर BR अम्बेडकर होते हैं और महात्मा गांधी हो जाते हैं। इन्हीं के मध्य में ये पूना पैक्ट का जो समझौता था इन्हीं के मध्य में होता है और ये बहुत ही VVI हो जाता है। बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हम लोग का, कहता है कि कैबिनेट मिशन भारत क्यों भेजा गया? कहता है कैबिनेट मिशन भारत क्यों भेजा गया था? तो देखिए, भारत की सत्ता हस्तांतरण का मार्ग खोजने के लिए, देखिए ट्रांसफ़र, हस्तांतरण का मार्ग खोजने के लिए। देखिए बहुत ऐसे लोगों को ये होगा, इतिहास की बारीकी को समझना चाहिए और देखेंगे हस्तांतरण की ये बहुत बड़ी बात होती है। अगर इसको अच्छे से समझेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि राष्ट्रीय नेताओं ने कितनी बड़ी धोखा भारतीय जनमानस के साथ किया, भारतीय जनता के साथ किया, ठीक है। ये बहुत बड़ी धोखा थी। अंग्रेज बहुत बेहतरीन तरीके से चाहते थे, लेकिन भारत के लोगों ने, अगर पढ़ेंगे यहाँ पे तब आपको समझ में आ जाएगा, इतिहास को समझिए, ठीक है। हम लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब देखेंगे, वहाँ पे हम लोग स्टडी कर रहे थे तो वहाँ पे प्रोफेसर जो बता रहे थे वो कमाल का लग रहा था। हस्तांतरण की सत्ता, हस्तांतरण, ट्रांसफ़र, एक हाथ से दूसरे हाथ में देना, तो ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ पढ़ेंगे तो आपका दिमाग खुलेगा। चलिए अगला देखते हैं, काकोरी कांड के प्रमुख अभियुक्त कौन थे भाई? काकोरी कांड के प्रमुख अभियुक्त कौन हो जाते हैं? तो अशफाक उल्ला खान हो जाते हैं और रोशन लाल हो जाते हैं, याद करिएगा,
ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, बीपीएससी बार बार पूछा गया है। कहता है कि काकोरी कांड के प्रमुख अभियुक्त बताइए कौन हो जाते हैं, तो अशफाक उल्ला खान हो जाते हैं और रोशन लाल हो जाते हैं। कहता है कि 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए एक सुनियोजित संग्राम की संज्ञा किसने दिया था? सोचिए, 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए एक सुनियोजित संग्राम की संज्ञा किसने दिया था? तो देखिए, बीडी सावरकर हो जाते हैं। ठीक है, बीडी सावरकर ने ये कहा था 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए एक सुनियोजित संग्राम थी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। 1889 में कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे भाई? 1889 में देखिए कहता है कि बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष इस समय कौन थे? तो देखिए विलियम बेंडर बर्न हो जाते हैं, याद रखिएगा। 89 में कहता है कि विलियम कौन सा? बेंडर बर्न हो जाते हैं, याद रखिएगा। कहता है कि न्यू लैम्प फॉर ओल्ड, और ये बहुत ही वीवीआई है आपके लिए, याद रखिएगा। न्यू लैम्प फॉर ओल्ड नामक लेखों की श्रृंखला में उदारवादी राजनीति की जमकर आलोचना की गई। और कहता है कि इसके लेखक कौन है भाई? तो अरविंद घोष हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं? तो अरविंद घोष हो जाते हैं। अगला देखिएगा, अगला देखिए कहता है यहाँ पे कि कांग्रेस का दूसरा विभाजन किस वर्ष हुआ था? कहता है कांग्रेस का दूसरा विभाजन किस वर्ष हुआ था भाई? कांग्रेस का सूरत का जो विभाजन कब हुआ था? 1907 में। इसके अध्यक्ष की बात करें तो राष्ट्र बिहारी घोष हो जाते हैं। ठीक है, कहता है कि 1905 में किया गया बंगाल का विभाजन कब और किस अवसर पर समाप्त घोषित किया गया? तो देखिएगा, इसको रद्द कर दिया गया था 1911 में, दिल्ली दरबार के आयोजन के समय में। ठीक है, अगला देखिए कहता है कि 11 मई 1857 को मेरठ के सिपाहियों ने दिल्ली की ओर कूच किया तथा विद्रोह का नेतृत्व करने के लिए किससे अनुरोध किया गया? तो ये देखिए बहादुर शाह द्वितीय होते हैं, जिनको बहादुर शाह जफर के नाम से भी जानते हैं। प्रारंभ की बात कर दिया जाए तो यह प्रारंभ आपको 10 मई को होता है। कहाँ पे? तो ये 10 मई को प्रारंभ होता है मेरठ में। मेरठ में प्रारंभ होता है 1857 की क्रांति की पहली मतलब जो प्रारंभ होता है। और देखिएगा सुबह में, यानी कि 11 मई को सुबह में ये लोग पहुंच जाते हैं कहाँ पे? दिल्ली में। और वहाँ पे उनका नेता चुना जाता है, जो अगर बात कर दे तो देखिएगा पूरे भारत में उनकी अभी भी पहचान बनी थी, अभी भी समाज में उनकी प्रतिष्ठा बहुत ही ज़्यादा था। इसलिए जितने भी सेना थे वो चाहते थे कि इसका वागडोर इन्हीं को संभाला जाए। उस समय कौन थे? तो यही थे बहादुर शाह द्वितीय, जिनको जफर के नाम से जानते हैं। देखिए कहता है कि बैकोम सत्याग्रह जो बहुत ही बीबीआई है भाई, याद रखिएगा। कहता है कि बैकोम सत्याग्रह किस राज्य में चलाया गया? कहता है कि बैकोम सत्याग्रह किस राज्य में चलाया गया? तो आपको कौन सा राज्य हो जाता है? ये केरल हो जाता है। कहता है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे भाई? तो लाला लाजपत राय हो जाते हैं, याद रखिएगा। ये बार बार प्रश्न पूछा गया है, लाला लाजपत राय हो जाते हैं। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं। देखिए अगला सवाल देखिए, कहता है यहाँ पे किस अंग्रेज ने, कहता है कि किस अंग्रेज ने अपना नाम बदलकर भारतीय मजदूर ट्रेड यूनियनों के साथ दिया तथा मजदूरों को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो जॉर्ज एलिसन हो जाते हैं, याद रखिएगा। कौन हो जाते हैं? तो जॉर्ज एलिसन हो जाते हैं। इनका नाम जॉर्ज एलिसन हो जाता है। और देखिएगा ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, इसे याद रखेंगे आप सभी लोग। ठीक है, कहता है कि कांग्रेस अधिवेशन में किसने कहा था? मैंने कहा कि कथन से निश्चित तौर पे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो कथन को अच्छे तरीके से याद रखिए। जैसे किसी फिल्म का डायलॉग याद रखते हैं, तो कथन भी हमारा बिल्कुल डायलॉग से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, किसने कहा था कि यदि हम लॉर्ड कर्जन के शासन की उपमा इतिहास में तलाश करना चाहते हैं तो हमें देश के इतिहास में औरंगजेब के शासनकाल की ओर जाना पड़ेगा। ठीक है, याद देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये बात गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा। देखिए कितना अच्छा शब्द है, कांग्रेस अधिवेशन में उन्होंने ये बात कहा था। ठीक है, कहता कि यदि हम लॉर्ड कर्जन के शासन की उपमा इतिहास में तलाश करना चाहते हैं तो हमें देश के इतिहास में औरंगजेब के शासनकाल की ओर जाना पड़ेगा। और ये देखिए गोपाल कृष्ण गोखले ने ये बात कही थी, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, क्योंकि देखिए बीपीएससी में ये सारा का सारा बीपीएससी में कथन पूछा गया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारा। कहता है अगला कि कांग्रेस धराशायी होने के लिए लड़खड़ा रही है। ठीक है, कर्जन भी कम नहीं था उस समय में। कहता है, कर्जन कहता है कि कांग्रेस धराशायी होने के लिए लड़खड़ा रही है। भारत में मैं जब तक हूँ तब तक मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा यह है कि मैं उसके शांतिपूर्ण निधन में सहायता दूँ। यह शब्द किसने कहा?
तो लॉर्ड कर्जन ने कहा था ये बात, ठीक है। और ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, आपके बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया है, याद रखिएगा, ठीक है। कहता है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकार और कर्तव्य प्रस्ताव पारित हुआ? तो यही देखिएगा, कराची अधिवेशन था, कब? 1931 में। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटी की बात इसमें चर्चा किया गया था, याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला देखिए, कहता है, अगला प्रश्न देखिए, कहता है यहाँ पे कि भगत जवाहर मल किस आंदोलन के सूत्रधार थे भाई? ठीक है, कौन? तो भगत जवाहर मल पूछा जाता है, ठीक है, बहुत वीवीआई हो जाता है। पूछा जाता है कि कूका आंदोलन के नेता कौन थे? ये पूछा जाता है, बहुत बार प्रश्न पूछा गया और बीपीएससी में पूछा गया है। कहता है कि भगत जवाहर मल किस आंदोलन के सूत्रधार थे भाई? तो कूका आंदोलन के हो जाते हैं, याद रखिएगा। कहता है नील दर्पण के लेखक कौन हो जाते हैं? ठीक है, नील दर्पण के लेखक कौन होते हैं? तो दीनबंधु मित्र हो जाते हैं। दीनबंधु मित्र नील दर्पण के लेखक होते हैं, याद रखिएगा। कहता है कि भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दौरान रेड शर्ट, याद रखिएगा, रेड शर्ट नाम से भी पहचाने जाने वाले खुदाई खिदमतगारों ने किन दो प्रमुख बातों का आह्वान किया था? याद रखिएगा, किसका? जब रेड शर्ट की बात आए तो समझिए कि बहुत वीवीआई हो जाता है आपके लिए, ठीक है। भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दौरान रेड शर्ट के नाम से भी पहचाने जाने वाले खुदाई खिदमतगारों ने किन दो प्रमुख बातों का आह्वान किया? तो देखिए, पठान क्षेत्रीय राष्ट्रवादी एकता का और उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष का उन्होंने किया था, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, कहता है यहाँ पे कि 1857 में हाउस ऑफ कॉमन्स, सॉरी 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग किस संस्था ने किया था? तो किस संस्था ने किया था? कहता है कि हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में, कहा तो ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि की मांग किस संस्था ने की थी? तो देखिए, द डक्कन एसोसिएशन होता है। द डक्कन एसोसिएशन ने क्या किया था? यह मांग किया था, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग। कहता है कि एनी बेसेंट द्वारा, किसके द्वारा? एनी बेसेंट द्वारा प्रारंभ किए गए होम रूल आंदोलन के अतिरिक्त किसने एक दूसरा होम रूल आंदोलन प्रारंभ किया? ठीक है, तो देखिएगा, ये जो होते हैं, अगर हम लोग देखेंगे तो होम रूल जो यहाँ पे लीग की जो स्थापना होती है, सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक करते हैं, उसके बाद एनी बेसेंट करती हैं, ठीक है। तो ये देखिए क्या हो जाते हैं, एनी बेसेंट द्वारा प्रारंभ किए गए होम रूल आंदोलन के अतिरिक्त किसने दूसरा होम रूल आंदोलन प्रारंभ किया? बाल गंगाधर तिलक होते हैं। दोनों का क्षेत्र अलग अलग हो जाता है। कहता है कि पाथवे टू पाकिस्तान, कहता है कि बताइए पाथवे टू पाकिस्तान के लेखक कौन है भाई? तो कौन हो जाएंगे? चौधरी खलीक कुज्मा की ये रचना हो जाती है, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। किसका है? पाथवे टू पाकिस्तान, चौधरी खलीक कुज्मा की यह रचना हो जाती है। कहता है कि महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान भूख हड़ताल को सर्वप्रथम सत्याग्रह के रूप में प्रयोग किया? कहता है कि महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान भूख हड़ताल को सर्वप्रथम स्वतंत्रता के रूप में क्या किया? प्रयोग किया। तो ये देखिए, अहमदाबाद आंदोलन के दौरान हो जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल कहता है कि ब्रिटिश सरकार ने, कहता है कि ब्रिटिश सरकार ने भारत विभाजन की योजना की घोषणा कब की थी? ठीक है, कहता है कि ब्रिटिश सरकार ने भारत विभाजन की योजना की घोषणा कब की थी? तो 3 जून 1947 को हो जाता है। कब होता है? 3 जून 1947 को हो जाता है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, थियोसॉफिकल सोसाइटी की अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय 1882 में कहाँ बनाया गया भाई? किसका? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी का, याद रखिएगा, किसका? थियोसॉफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय कहता है कि 1882 में कहाँ बनाया गया? तो देखिए अडयार हो जाता है, याद रखिएगा। अगला सवाल कहता है कि मद्य निषेध किस आंदोलन का प्रमुख मुद्दा था? मद्य निषेध जो है, कहता है कि किस आंदोलन का प्रमुख मुद्दा था? तो देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन का ये मुद्दा हो जाता है, ठीक है। मद्य निषेध जो है ये कहता है कि किस आंदोलन का प्रमुख विषय था भाई? मुद्दा किसका था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन हो जाते हैं। कहता है कि नेहरू रिपोर्ट का संबंध किससे है? तो मोतीलाल नेहरू से हो जाता है, याद रखिएगा। दक्षिण भारतीय उदारवादी संघ की स्थापना किसने किया था?
कौन सा? तो दक्षिण भारत उदारवादी संघ की स्थापना किसने किया था? तो याद रखिएगा, ये हो जाते हैं पी त्यागराय तथा टी.एम. नैयर के द्वारा ये किया जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, कहता है कि अंग्रेजों ने पेशवा नाना साहब की पेंशन क्या कहकर बंद कर दी? तो देखिए, यह बाजीराव के पुत्र न होने से पेंशन बंद की क्या है? हकदार नहीं है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला देखिए, कहता है कि कांग्रेस के जिस अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई थी, उसके अध्यक्ष कौन थे भाई? तो उसके अध्यक्ष कौन हो जाते हैं? तो ये देखिए, जवाहरलाल नेहरू हो जाते हैं। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू हो जाते हैं। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल देखिए, कहता है यहाँ पे हंटर आयोग की नियुक्ति किस घटना से संबंधित है? तो ये जालियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 किस दिन प्रभावी हुआ? तो देखिए 15 अगस्त 1947 हो जाता है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किसने किया था? तो चंद्रशेखर आज़ाद हो जाता है, याद रखिएगा। तो जयप्रकाश नारायण किस राजनीतिक दल से संबंधित थे? तो कांग्रेस समाजवादी दल हो जाते हैं। कौन सा? कांग्रेस समाजवादी दल, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी हो जाता है। ठीक है, कहता है कि बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई थी, किसके द्वारा, कब? ये देखिएगा, होम रूल आंदोलन के दौरान। कब? तो होम रूल आंदोलन के दौरान दिया गया था। ठीक है, अगला देखिएगा, अगला प्रश्न है, कहता है कि अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे भाई? तो सर सैयद अहमद खान हो जाते हैं। ठीक है, कहता है कि होम रूल आंदोलन का मुख्य ध्येय क्या था, उद्देश्य क्या था? तो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर स्वशासन प्राप्त करना। कहता है कि महात्मा गांधी के साथ चंपारण सत्याग्रह में भाग लेने वाले 2 प्रमुख नेता बताइए। तो राजेंद्र प्रसाद हो जाते हैं, अनुग्रह नारायण सिंह हो जाते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखिए, कहता है कि नेशनल लिबरेशन ऑफ इंडिया किस कारण अस्तित्व में आया? तो ये देखिएगा, कांग्रेस में नरमपंथी तथा उग्रपंथियों के मतभेद के कारण ये आया था। ठीक है, अगला देखिए, कहता है किन 2 कांग्रेस अध्यक्षों को गांधी जी के अनुयायियों के विरुद्ध और असहयोग के कारण पद त्याग करना पड़ा था? तो ये चित्तरंजन दास हो जाते हैं और सुभाष चंद्र बोस हो जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा इसको। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल देखिए, कहता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में कौन सा मिशन भारत आया था? तो ये देखिए, कैबिनेट मिशन हो जाता है। कौन सा? तो कैबिनेट मिशन हो जाता है ये। ठीक है, और इसी के साथ इस सेशन को समाप्त करते हैं, क्योंकि छोटा छोटा करके, ज़्यादा घंटों का नहीं, ताकि थोड़ा सा ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ इसको हम समाप्त करते हैं, और बाकी आपका मतलब पार्ट बाई पार्ट चलता रहेगा, ताकि यहाँ से बहुत ही ज़्यादा फैक्ट आपको मिलने वाला है। ठीक है, और ये सीरीज़ में हम आपको करा रहे हैं, ये लगभग चौथा सीरीज हो जाएगा आपके लिए। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। इसके लिए थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स भी करें। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा अगर शेयर करते हैं तो साथ ही साथ आपके और जो भी आपके साथी और संगी हैं उनको फ़ायदा इसका मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगले वीडियो मिलते हैं। अभी अगर आप 69 दे रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा रिवाइज करिए, अभी रिवाइज करने का ही टाइम है, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट है, इसी को बनाइए। ठीक है, चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।